नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा अध्याय है साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यायावर साम्राज्य। पढ़ते हैं साम्राज्य। मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। 6ठी सदी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत ही फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिज कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्राय यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने 2री सदी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य के भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम सदी ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातिनी, जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम सदी ईस्वी पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। 4वीं सदी ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य काफी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी सदी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थिति व्यवस्था बिगड़ने लगी। ये व्यवस्था व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए, साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। फलतः 5वीं सदी ईस्वी आते आते पश्चिमी का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं सदी ईस्वी में ही ऐसे कुछ राज्यों में मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। कोरिन्थ के यूनानी नगर के भग्नावशेष, ये देखो। 7वीं सदी ईस्वी और 15वीं सदी के ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया केंद्रित
की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 9वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, के अनुयायियों या उनके उत्तराधिकारी जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया, द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों, विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। इन्होंने प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम लोगों में मंगोल थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्ता प्राय उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि ये विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंध में आगे संकट के कारण भी था। ये इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों को व्यापार में तो दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 में पूरा हुआ। ये देखो, समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी उनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न जातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम सदी ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी ईस्वी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। कालक्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि रोमन साम्राज्य, बहुत बड़े थे और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं, इस काल में पहली बार प्रयोग आई। ये देखो, कुछ स्थितियाँ हैं महाद्वीपों की, अफ्रीका और यूरोप। 100 से 50 ईसा पूर्व में समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए और स्पार्टेकर्स 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते हैं। 50 से 1 क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी 51 से 30 ईसा पूर्व। रोम में कोलस्म का निर्माण 73 ईसा पूर्व। 50 से 100 और फिर 100 से 150 सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलाने वाली मशीन बनाई, रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर। फिर 150 से 200 सिकंदरिया के टोलमी ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट 250 से 300, फिर 300 से 350 एक्सम 330 में ईसाई धर्म की शुरुआत। कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बनते हैं और कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आता है 350 से 400, फिर 400 से 450 यूरोप में वेंडल लोगों उत्तर अफ्रीका में राज्य की स्थापना। उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण। फिर 450, 500, 550। फिर इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना 526। इंग्लैंड में सेंट ऑगस्टिन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत। ग्रेगो महान द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखना। फिर आता है 600, 650 कुछ मुसलमानों का अबिसिनिया से प्रवास। फिर आता 650, 700 अरबी मुसलमान की मिस्र के दक्षिण में स्थित नूबिया से संधि। बेड़े द्वारा अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। फिर नेक्स्ट आता है 800, 850 गाना में राज्य का उदय। इसी तरह नेक्स्ट
इसी तरह सभी तिथियां देख सकते हो आप। फिर एशिया, दक्षिण एशिया की आती है, देख लो, आराम से देख सकते हो आप इनको। फिर आता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप। तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम ये देखना प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृति व भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुधर थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और इसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने अपनी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, और भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल हैं समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे वर्ष वृत्तांत एनालिस कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी में पाए गए हैं। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पेपायरोलॉजिस्ट यानी पेपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती हैं, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की ही जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है और यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे जिससे लेसन अच्छे से समझ में आए। ये लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।